Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter 12, Reproduction in Plants and Animals. So, obviously, in this chapter, we are going to discuss about the reproduction that takes place in plants and animals. How do plants and animals reproduce their young ones and their offsprings? That thing we are going to discuss here in this chapter, right? So first of all, let us go through the headings of the chapter. In this chapter we are going to discuss about the reproduction. What do we mean by reproduction? कैसे reproduction की process होती है plants और animals में, that thing we are going to discuss here. Also fertilization एक तरीके की process होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. That is also very important process that takes place in the plants and animals. Asexual reproduction in plants and animals, that also we are going to discuss. There are two types of reproduction, sexual reproduction as well as the asexual reproduction. अब ये asexual reproduction क्या होता है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. So first of all, let us start with the introduction of the chapter. You have to read along with me, students. The production of new individuals from their parents are known as reproduction, right? When the parents give birth to their young ones, their offsprings, then that is called as the reproduction, right? जब भी कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे किसी दूसरे इंडिविजुअल को बर्थ देता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. द प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स विच टर्न टू फ्रूट्स एंड फ्रूट्स कंटेन सीड्स. हमको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर्स उगते हैं, जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं और उन फ्रूट्स के अंदर से हमको सीड मिलता है. और जब हम इस सीड को सो करते हैं, जब हम उस सीड को मिट्टी में बोते हैं तो दे ग्रो इनटू द न्यू प्लांट्स. तो उसकी हेल्प से वो जो सीड है वो ग्रो करके नया प्लांट बनाता है. और इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है वो चलती रहती है, राइट? सो रिप्रोडक्शन हेल्प्स द ऑर्गेनिजम्स टू ऐड न्यू ऑफस्प्रिंग्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. सो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता है, राइट? अगर ऐसा नहीं होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशी है, जो प्रजाति है, वो ख़त्म हो जाएगी, राइट? If a plant or an animal does not find suitable conditions for reproduction, they might be disappear. अगर प्लांट्स और एनिमल्स को सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, अगर उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो एक पॉइंट पर उनकी जो पूरी स्पीशी है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर, और उनका एग्जिस्टेंस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, राइट? इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमिना या एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, राइट? सो व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन, इसको यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करते हैं. हम रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग offsprings of the same kind as the parents and it helps in maintaining the species. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं और अपनी खुद की स्पीशी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रजाति को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कैट, उसने अपने किटन्स को बर्थ दिया. एक काऊ, उसने अपने कैटल्स को बर्थ दिया, राइट? इस तरीके से एक डॉगी जिसने पपी को बर्थ दिया. ह्यूमन बींग्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं. तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा और अपनी प्रजाति को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. There are two types of reproduction, namely sexual and asexual reproduction. जो reproduction होता है बेसिकली वो दो टाइप्स के होते हैं, sexual and the second one is asexual. So क्या समझते हैं हम sexual reproduction से, also asexual reproduction से? That thing we are going to discuss here. In asexual reproduction, a single organism
is able to reproduce one or more of its kind by itself is called as asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देता है. एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ देता है और इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. द मेन थिंग हियर इज़ दैट यहाँ पर केवल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है इस पूरी प्रोसेस में, राइट. एक रिप्रोडक्शन की ऐसी भी प्रोसेस होती है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अ मेल एंड अ फीमेल, दैट इज़ मदर एंड फादर. दैट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट एक ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म है, मदर और फादर या मेल और फीमेल अलग अलग नहीं हैं, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे asexual reproduction. Asexual reproduction does not require both male and female. Asexual reproduction में मेल और फीमेल दोनों नहीं होते हैं. In asexual reproduction there is only a single parent. Asexual reproduction में दोनों में से कोई एक ही parent होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा. The amoeba, hydra, yeast, etc. reproduce by asexual reproduction. Amoeba, hydra, yeast ये सारे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, राइट. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ मदर एंड ऑल्सो फादर, या मेल एंड फीमेल, राइट. तो जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हों रिप्रोडक्शन में तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और मेल और फीमेल दोनों मिलकर अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं. इन दिस प्रोसेस these reproductions occur in higher animals such as fish, frog, cow, dog, human beings. इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, हायर एनिमल्स में होता है, जैसे कि फिश, फ्रॉग, काउ, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ऑल दीज, राइट. सो दिस इज द दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव स्टडीड. ऑल्सो यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और ज़्यादा कैटेगराइज कर सकते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अगेन बहुत सारे अलग अलग टाइप से होते हैं, जिसमें बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन. All these are the types of the asexual reproduction that are found in the plants and animals, right. asexual reproduction जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, अब वो भी अलग अलग टाइप से होता है. ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनको हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी अबाउट द बाइनरी फिजन. क्या होता है बाइनरी फिजन का मतलब, क्या समझते हैं हम बाइनरी फिजन से, दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. It is the most common method of asexual reproduction in which an organism divides into two. Basically यहाँ लिखा है बाई. बाई का मतलब होता है टू, राइट. जहाँ भी हमको बाय वर्ड दिखता है तो बाय का मतलब होता है टू. सो बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर लेता है और वो दो नए ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है. सो एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिजम्स में बट गया, इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन. व्हेन द सेल्स बिकम मैच्योर इट सिंपली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. जब एक सेल कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तो वो मैच्योर होने के बाद दो डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है. एक सेल ने अपने दो नए सेल्स को बर्थ दिया और जिस सेल ने बर्थ दिया है उसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल, और जो नए सेल्स बने हैं उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, राइट. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन. इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू एंड अ क्लीवेज अपीयर्स इन द सेल मेम्ब्रेन. इस तरीके की प्रोसेस में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है
और उसके बाद धीरे धीरे जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड होती है। आपको पता है सेल का स्ट्रक्चर, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसको कवर करती है सेल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस हमको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है और ये जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से फैलने लग जाता है, राइट। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे लाइक दिस, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इस तरीके का एक क्लीवेज बन जाता है। द सेल मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी लाइक दिस। और उसके बाद क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन दोनों अलग अलग हो जाती हैं और ये एक सेल दो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो in this, first the nucleus divides and then a cleavage appears in the cell membrane. Further stretching leads to the formation of the two daughter cells. और उसके बाद अगर आप फर्दर उसको स्ट्रेच करते हैं तो दो नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। हियर वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पे आपको एक पेरेंट सेल दिया हुआ है। सबसे पहले ये दो न्यूक्लियस अलग अलग होगा, ये जो एक न्यूक्लियस था ये दो न्यूक्लियस में बढ़ गया और उसके बाद यहाँ पे हमको क्लीवेज मिल रहा है, राइट। दोनों का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड हो रही है और एक पॉइंट पे आने के बाद दोनों की सेल मेम्ब्रेन भी अलग अलग हो जाएगी एंड वी गेट द टू डॉटर सेल्स। जो पहले वाला सेल था उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल और जो बाद वाले दोनों सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स, राइट। So this is the kind of process that takes place in the binary fission. Now the next topic that we are going to study is the budding. क्या होती है budding और किस तरीके से budding की ये जो process है वो होती है in the living organisms, that thing also we are going to discuss here. Simple organisms such as hydra, corals, sponges, yeast, etc. reproduce by small outgrowth or buds. इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा, कोरल्स, स्पॉन्जेस, यीस्ट, इन सब में जिस टाइप का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है दैट इज़ द बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। बेसिकली इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, इनकी बॉडी में एक आउटग्रोथ हो जाती है और वो आउटग्रोथ धीरे धीरे डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। A small bud appears on one side of the parent body. Parent body के एक साइड पर आपको एक बड देखने को मिलता है। Here as you can see, ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में यहाँ पर हमको एक बर्ड देखने को मिला और धीरे धीरे क्या होता है, ये बर्ड जो है वो डेवलप होता जाता है, बड़ा होता जाता है और ये जब ये पूरा कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, कंप्लीटली बड़ा हो जाता है तो ये अपने आप को अपनी पेरेंट बॉडी से अलग कर लेता है, राइट। और यहाँ पे आपको दो अलग अलग बर्ड्स मिल जाते हैं, दिस इज़ द पेरेंट सेल एंड दिस इज़ द डॉटर सेल। और इस तरीके से जो बडिंग की प्रोसेस है वो टेक प्लेस होती है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, जिसको हम यहाँ पे समझते हैं डिटेल में। एंड इट स्टार्ट्स, सो आपको पेरेंट बॉडी पर एक बर्ड दिखता है एंड वो बर्ड जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम द बर्ड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो इनटू एन एडल्ट। और कुछ समय के बाद ये जो बर्ड है वो कम्प्लीटली डेवलप होकर, अब जब ये कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तो ये अपने आप को डिटैच कर लेता है, अपने आप को अलग कर लेता है अपनी पेरेंट बॉडी से और फिर ये एक एज अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ये अपने आप को एग्जिस्ट करता है, राइट। और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है वो हमको हाइड्रा में देखने को मिलता है, जिसको हमने एग्जांपल यहाँ पिक्चर की हेल्प से ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इट। नाउ एक और तरीके का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है दैट इज़ द स्पोर फॉर्मेशन। सो व्हाट डू वी मीन बाय स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देयर आर many non-flowering plants like fungi, bacteria such as yeast, macor, rhizopus reproduce through spore formation under unfavorable conditions. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, राइट, मतलब जिनसे हमको प्लांट्स नहीं मिलते हैं, सॉरी जिनसे हमको फ्लावर्स नहीं मिलते हैं। सो जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गए, मैकुर हो गए, राइजोपस हो गए, इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमको
फ्लावर्स नहीं देते हैं, राइट। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर के फॉर्म में होता है। बेसिकली इनकी बॉडी पर स्पोर्स बन जाते हैं और वो स्पोर्स की हेल्प से ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होती है। समझते हैं कि कैसे होता है। द स्पोर इज अ स्मॉल सिंगल called reproductive body which is covered by thick and hard protective coating. स्पोर क्या होता है? स्पोर एक छोटा सा रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है जो कि एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड रहती है, राइट। दिस हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर हेल्प इट टू सर्वाइव अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये जो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये उसको स्पोर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अनफेवरेबल कंडीशंस में मतलब कि अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो इन सब कंडीशंस में वो जो स्पोर है उसको बचा के रखने का काम, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये प्रोटेक्टिव लेयर करती है। सच एज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ फूड एंड वाटर एटसेट्रा. At the favorable conditions, the thick coating breaks open and the spores germinate to produce न्यू प्लांट्स। और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, मतलब जब ये स्पोर डेवलप हो जाता है, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो अपने आप ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और फिर ये जो स्पोर है वो जर्मिनेट करता है और नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो ये जो स्पोर्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। यू कैन सी इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। सो ये जो स्पोर्स हैं वो इस तरीके के दिखते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो डॉट्स हैं ये सब स्पोर्स हैं। जब ये कम्प्लीटली ग्रो कर जाते हैं तो फिर ये स्पोर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो टूट जाती है और अंदर से जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेते हैं, राइट। ये किन किन प्लांट्स में स्पोर्स फॉर्मेशन होता है? सो इन मोजेस एंड फर्न्स द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप्सूल्स। मोजेस और फर्न्स एक तरीके के प्लांट्स हैं। सो इनमें जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेशल तरीके से होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर होता है, और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैप्सूल्स, राइट। सो इनमें जो प्रोडक्शन होता है वो कैप्सूल्स के अंदर होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द रीजनरेशन। एक और नए टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। क्या होता है रीजनरेशन का मतलब वो समझते हैं। द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्व्स और ग्रो लॉस्ट पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। हर एक लिविंग थिंग की वो प्रॉपर्टी, वो एबिलिटी जिससे वो अपने आप को रिपेयर करता है, राइट। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर वो कट जाएं तो वो उनकी बॉडी अपने आप उनको रीजनरेट कर लेती है, अपने आप उनको रिप्रोड्यूस कर लेती है। जैसे आपको पता होगा जो छिपकली है, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो उसकी पूंछ ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद डेवलप हो जाती है, राइट। सो कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं किसी एनिमल्स में जो अपने आप को अगेन रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, राइट। ऐसा हर किसी में ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हमारा उंगली कट गई तो हमारी उंगली फिर से उग जाएगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। केवल कुछ ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, राइट। इन regeneration, a part or a few cells of the body can form a complete new individual. रीजनरेशन की प्रोसेस में बॉडी के कुछ सेल्स ग्रो करके एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। रीजनरेशन अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, हाइड्रा, स्टारफिश, पैरामीशियम एटसेट्रा। जो रीजनरेशन की प्रोसेस है वो हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, जैसे कि अमीबा हो गया, हाइड्रा, स्टारफिश, पैरामीशियम। ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको रीजनरेशन की प्रोसेस जो है वो देखने को मिलती है। स्टारफिश इज एबल टू रीजनरेट इट्स होल आर्म व्हेन लॉस्ट। स्टारफिश का अगर आर्म किसी कारण से कट गया है या वो अलग हो गया है बॉडी से, तो स्टारफिश अपने एक आर्म को फिर से रीजनरेट कर सकती है। A small part of Hydra, earthworm, planaria, flatworm can regenerate the whole body.
अर्थवॉर्म हो गया, प्लेनेरिया हो गया, फ्लैटवॉर्म, हाइड्रा, ये सब अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। अगर इनकी बॉडी बीच में से ब्रेक डाउन हो गई है, ब्रेक हो गई है, तो ये फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली लिजार्ड्स में भी यही चीज़ एप्लीकेबल है। लिजार्ड्स कैन रीजनरेट देयर टेल्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, वो अपनी टेल को फिर से रीजनरेट कर सकती है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग कैपेसिटीज़ होती हैं रीजनरेशन की, राइट। So today we have discussed, students, there are different type of reproduction, sexual as well as the asexual reproduction. हमने ये भी देखा कि रिप्रोडक्शन कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जिस्टेंस में, राइट। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती तो हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी स्पीशीज़ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, we would come to an end, right? So that's all for today's class. Thank you.